हेलो न्यूरोनियंस, क्या हाल चाल है बच्चों। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे जो है बहुत अच्छे होंगे, बहुत मेहनत से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे, है ना। आज है बच्चों डेट, मैं आपको बता दूं, आज है 29 जनवरी। सर आप डेट क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि ठीक 29 को बच्चों आज से 2 महीना बाद यानी 29 मार्च को होने वाला है आपका जामिया का एंट्रेंस, इसलिए आपको डेट बताई जा रही है। मात्र 2 महीने बचे हैं, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और अभी तक अगर आपने तैयारी बढ़िया से नहीं शुरू की है तो बच्चा पार्टी सिर्फ 2 महीने हैं और 2 महीने का टाइम तैयारी की जा सकती है, लेकिन 2 महीने का टाइम बहुत कम समय बचता है। आपने जैसी भी अभी तक की पढ़ाई की है वो अच्छा है, अब से आपको बहुत मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये आपकी तैयारी का लास्ट फेज होने वाला है। अपने अब तक जो भी मेहनत की है ये फेज डिसाइड करेगा कि आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी कि नहीं लाएगी, है ना। 2 महीने है, काफी टाइम है अभी से भी। जिन बच्चों ने शुरू कर दिया है पहले से बहुत अच्छी बात है, जिनकी तैयारी अभी थोड़ी बहुत सी जो चल रही है अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर लीजिए। बाकी आपकी सारी मेहनत कराने के लिए, क्वेरी सोल्व करने के लिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कराने के लिए, सब कुछ के लिए न्यूरॉन एकेडमी आपके साथ खड़ा है ना। तो जो है अपनी तैयारी को बढ़िया आगे कंटिन्यू करते रहिए। इस सीरीज का आज ये 4th वीडियो है। 2022 से 2023 के अंदर आपके जो भी एसएसटी के पेपर आए थे, जो क्वेश्चंस आए थे, वो इस वीडियो के अंदर जो है सारे के सारे आज सोल्व करने वाले हैं। टाइम खराब किए बिना अपनी वीडियो में आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज फाउंडर से हमने बात की हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 आज की वीडियो का आपके सामने ये रहा। चोरी चोरा इंसिडेंट वाज एसोसिएटेड विद, चोरी चोरा का इंसिडेंट हुआ था इंडिया के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। हिस्ट्री की बुक के अंदर ये चैप्टर है, सेकंड लास्ट चैप्टर है, उसके अंदर है। ऑप्शन ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी खिलाफत मूवमेंट, ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट, या ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। इन 4 इवेंट्स में से कौन सा इवेंट है जो चोरी चोरा इंसिडेंट के साथ जो है रिलेटेड है? आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आंसर आपको मालूम होगा। आंसर हो जाएगा बच्चों इसका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। 1920 के अंदर बच्चों गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, है ना। वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 के अंदर शुरू होता है, लेकिन 2 साल बाद 4 फरवरी 4 फरवरी को बच्चों एक इंसिडेंट होता है। कहां पर होता है सर? चोरी चोरा। सर ये क्या है? ये एक जगह है बच्चों, कहां पर है? यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, वहां पर ये जगह है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रोटेस्टर्स होते हैं, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर जो लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो उनकी पुलिस के साथ जो है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है एक पुलिस स्टेशन को जो है आग लगा दी जाती है, जिसके अंदर लगभग 22 पुलिसमैन और 3 जो है सिविलियंस होते हैं वहां की, उनकी जो है डेथ हो जाती है। और गांधी जी ने मूवमेंट शुरू करने से पहले, या गांधी जी ओवरऑल अपने जितना भी उनकी जर्नी रही है उसके अंदर नॉन वायलेंस के जो है नॉन वायलेंस के वो एडवोकेट करते रहे हैं और वायलेंस के बहुत खिलाफ रहे हैं। जैसे ही ये मूवमेंट जो है वायलेंस हुआ, वैसे ही गांधी जी ने इसको कॉल ऑफ कर दिया। यानी 4 फरवरी को नॉन वायलेंस होता है 1922, और उसके बाद में इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया जाता है, यानी इसको वापस ले लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। आंसर हो जाएगा बच्चों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था बच्चों 1919 के अंदर। 2 ब्रदर्स ने शुरू किया था, दोनों को बोला जाता है अली ब्रदर्स, ठीक है। एक का नाम था बच्चों मोहम्मद अली, ठीक है, और दूसरे भाई थे शौकत अली। शौकत अली। आपने अर्तुगरुल गाजी वाला और जो है कुरुलिस उस्मान वाला वो सीरियल देखा होगा। ऑटोमन एम्पायर स्टैब्लिश थी टर्की के अंदर, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 जो 1914 से 1980 तक बच्चों लड़ा गया, उस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है वहां की खिलाफत को खत्म करने के बारे में बातचीत की गई, और ब्रिटिश ने ये बात की, जिसको लेकर के इंडिया के अंदर ये मूवमेंट शुरू हुआ। इट वॉज फॉर द कोऑपरेशन, किसके लिए? जो टर्की के अंदर कैलिफेट है वो बाकी रहे, है ना, उसके लिए मूवमेंट इंडिया के अंदर चलाया गया था, 2 भाई ने मिलकर चलाया था। लेकिन ट्रीटी ऑफ सेवरेस बच्चों जो 1920 में होती है, ये मूवमेंट जो है अनसक्सेसफुल रहा, और एक तरीके से जो कैलिफेट टर्की के अंदर होती थी उस कैलिफेट को खत्म कर दिया गया, ठीक है। क्विट इंडिया के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। 1942 के अंदर शुरू हुआ था, गांधी जी ने शुरू किया था मुंबई के अंदर से, है ना। और गोवालिया टैंक कुछ जगह का नाम है जहां से शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह है बच्चों, दिस इज द फर्स्ट सत्याग्रह। गांधी जी बच्चों 1915 के अंदर जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं, और उसके बाद आकर अपनी जर्नी शुरू करते हैं। पहला सत्याग्रह चंपारण के अंदर होता है, बिहार के अंदर एक जगह है चंपारण, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। वहां पर यह सत्याग्रह चलाया गया, एंड इट वाज
अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन। कल की वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा कि हमने कल की ही वीडियो में ये सवाल जो है किया था। जो इंडिगो कल्टीवेशन करवाते थे, इंडिगो प्लांटर्स जो थे, उनके खिलाफ ये जो है मूवमेंट चलाया गया था। तीन काटिया सिस्टम का आपने क्लास 8 के अंदर पढ़ रखा है, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था। तीन काटिया सिस्टम जो है सिस्टम था, उसके खिलाफ ये मूवमेंट चला था। अगले सवाल की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। पिसिकल्चर डील्स विद ए क्रॉप्स, बी ग्रेप्स, सी फिश और डी सिल्क। इनमें से पिसिकल्चर के अंदर किस चीज की जो है बच्चों रेयरिंग की जाती है, किस चीज को यूज किया जाता है वो बताना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बच्चों इसका फिश। पिसिकल्चर किससे रिलेटेड है बच्चों? फिश से रिलेटेड है ना। सिल्क जो है वो सेरिकल्चर होता है। सिल्क की जब कल्टीवेशन की जाती है बच्चों तो उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। ठीक है, ग्रेप्स के कल्टीवेशन को बोलते हैं बच्चों विटिकल्चर। और वैसे ही जो क्रॉप्स होते हैं, जब क्रॉप्स को लगाया जाता है, हमारे चैप्टर का भी नाम आपको पता होगा, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का सवाल आपको हमेशा ऐसे देखने को मिलता है, किसी भी कल्चर से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। ग्रेप्स, फिश, सिल्क, बी कल्चर को क्या बोला जाता है वो भी आपसे पूछा जाता है। या वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की जब कल्टीवेशन की जाती है, जो फ्रूट्स की कल्टीवेशन की जाती है, वो भी पूछा जाता है। सारे के सारे हमने वीडियोस के अंदर कवर किए हुए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस बर्ड सेंचुरी। इनमें से कौन सा फेमस बर्ड सेंचुरी है? ऑप्शन 1 ए है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है बच्चों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी है बच्चों गिर फॉरेस्ट और डी है भरतपुर सेंचुरी। इन चारों में से कौन सा है जो फेमस है किसके लिए बच्चों? बर्ड्स के लिए। ठीक है, देख लेते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा भरतपुर सेंचुरी। ठीक है, और क्या याद रखना है? भरतपुर सेंचुरी का बच्चों अभी का जो प्रेजेंट नाम है वो है क्योलाडियो नेशनल पार्क। ठीक है, दिस इज द प्रेजेंट नेम। भरतपुर सेंचुरी ये फॉर्मर नेम है, पहले इस नाम से जाना जाता था। काजीरंगा नेशनल पार्क बच्चों आसाम के अंदर है। ठीक है, किस चीज के लिए फेमस है सर? ये फेमस है बच्चों वन हॉर्न राइनोसिरस, है ना। वन हॉर्न राइनोसिरस के लिए ये बहुत फेमस है। ठीक, एक सींग वाला जो गेंडा होता है, ठीक है, ये उसके लिए फेमस है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बच्चों उत्तराखंड के अंदर है, याद रखना है लोकेशन। ठीक है, इंपोर्टेंट है, उत्तराखंड के अंदर है। प्लस प्लस याद रखना है बच्चों, इसको पहले जो जाना जाता था, पहले इसका नाम हुआ करता था हेले नेशनल पार्क। जब ये स्टैब्लिश हुआ इसका नाम हेले नेशनल पार्क था। 1936 के अंदर जो है बच्चों ये स्टैब्लिश किया गया और बहुत ज्यादा फेमस है किसके लिए? टाइगर के लिए। ठीक है, टाइगर कंजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सी ऑप्शन गिर फॉरेस्ट, ये कहां पर है सर? जगह से आपको पता चल रहा होगा, गिर गुजरात के अंदर है ना। और इसके बारे में बच्चों याद रखना है, ये जो गिर नेशनल पार्क है या गिर फॉरेस्ट है, दिस इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट। क्या बोला बच्चों? ओनली नेचुरल हैबिटेट फॉर एशियाटिक लायंस, यानी जो एशियाटिक लायंस होते हैं उनके लिए दिस इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर सिर्फ ये आखिरी और ओनली नेचुरल हैबिटेट है। इससे अलग जो अदर तरह की सेटिंग्स है वो है, लेकिन नेचुरल हैबिटेट जो है एशियाटिक लायंस के लिए वो सिर्फ गिर फॉरेस्ट है दुनिया के अंदर, याद रखना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाय। ब्रिटिश हिस्ट्री, ये बुक है एक, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके लेखक, इसके राइटर कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी जेम्स मिल, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग और ऑप्शन डी है बच्चों थॉमस हार्डी। इन चारों में से किसने ये किताब लिखी है जिस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ठीक है, हिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर इसके इंफॉर्मेशन दी गई है। पहले चैप्टर से सवाल है। पहला चैप्टर अक्सर बच्चे ये समझ के छोड़ देते हैं कि इंपोर्टेंट नहीं है। हाउ, व्हेन एंड वेयर, उसके अंदर थोड़ा हिस्ट्री से जुड़ी हुई बातें की गई हैं। हिस्ट्री को कैसे लिखा गया, किन लोगों ने लिखा, उसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट है, तो अक्सर उस चैप्टर को इसलिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन इंपोर्टेंट का सवाल आपके सामने है। चैप्टर कोई सा भी इंपोर्टेंट या नॉन इंपोर्टेंट नहीं होता है, हर चैप्टर से कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। सिलेबस के पढ़ने का तरीका होता है यूनिफॉर्मिटी के साथ, पूरा सिलेबस कवर करना है, उसके बाद में पता चलता है कि इंपोर्टेंट और नॉन इंपोर्टेंट कौन सा है। ठीक है, तो आंसर बच्चों हो जाएगा इसका जेम्स मिल। जेम्स मिल साहब ने ये किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, है ना बच्चों। 3 वॉल्यूम की ये किताब है, 3 वॉल्यूम्स है इस बुक के अंदर। और मिल साहब ने इस किताब में जो इंडियन हिस्ट्री है उसको 3 पीरियड के अंदर क्लासिफाई किया है। पहला हिंदू पीरियड, ठीक है बच्चों, दूसरा मुस्लिम पीरियड और तीसरा पीरियड बच्चों इन्होंने बताया ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, यानी इंडिया की जो पूरी हिस्ट्री है उसको इन्होंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया।
पहले पार्ट जो हिंदू रूलर्स हुआ करते थे, सेकंड पार्ट जब मुस्लिम रूलर्स हुआ करते थे, और थर्ड पार्ट बच्चों जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पर रूल कर रहा था। और इन तीनों पार्टों में बच्चों इन्होंने बताया कि ब्रिटिश वाला जो पीरियड है, दिस इज द मोस्ट मॉडर्न पीरियड, ये सबसे मॉडर्न पीरियड है, प्लस दिस इज द मोस्ट सिविलाइज्ड पीरियड, ये सबसे सिविलाइज्ड है, सबसे अच्छा पीरियड है। बाकी के दोनों पीरियड को बच्चों इन्होंने बताया दीज वर अनसिविलाइज्ड पीरियड। कैसे पीरियड थे? अनसिविलाइज्ड। ठीक है, तो ये याद रखना है। बाकी चार्ल्स डार्विन साहब ने, इन्होंने दिया है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, 9वीं कक्षा में आइए, आपका एंट्रेंस हो, अच्छी बात है, क्वालिफाई करें, आप 9th क्लास में आएंगे, आप पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है चार्ल्स डार्विन साहब ने। ठीक है, इनकी एक बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, वो भी इन्होंने लिखी है, याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक, लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो बच्चों यहां पर कंफ्यूज एक चीज में बिल्कुल नहीं होना है ना। एक गवर्नर जनरल है बच्चों जिनका नाम है वेरन हेस्टिंग। ठीक है, और दूसरे गवर्नर जनरल है बच्चों जिनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग हैं। वेरन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वेरन हेस्टिंग, और लॉर्ड हेस्टिंग जो है ये भी गवर्नर जनरल है, लेकिन ये किस टाइम पीरियड के अंदर है? 1813 से लेकर 1823, इस वाले पीरियड के बीच में ये गवर्नर जनरल है। वेरन हेस्टिंग की कहानी हमने पिछले चैप्टर के अंदर, पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस की हुई है। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में बच्चों याद रखना है कि एक पॉलिसी है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी वाला जो चैप्टर है हमारा, उसके अंदर है पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, पैरामाउंसी का मतलब होता है बच्चों कि सबसे ऊपर, सुप्रीम। तो लॉर्ड हेस्टिंग जो है, इन्होंने एक पॉलिसी दी, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। इसके अंदर इन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जो भी पावर है, जो भी किंग है, जो भी रूल कर रहा है, उन सब में जो सबसे ज्यादा सुप्रीम है बच्चों, वो है ब्रिटिश एम्पायर, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन्होंने उसी पॉलिसी के अंदर आगे ये बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंटरेस्ट हैं, उस इंटरेस्ट के अंदर जो भी मैटर आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी उसको अपने तरीके से सोल्व करने की जो है कैपेबिलिटी रखता है। यानी अगर किसी टेरिटरी को जो है कॉन्कर करने की जरूरत पड़े, किसी टेरिटरी को कंटेस्ट करने की जरूरत पड़े, तो उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेप्स ले सकता है। दिस वाज पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट। ठीक है, एक तो ये बात याद रखनी है इनके बारे में। दूसरी बात क्या याद रखनी है सर? दूसरी बात याद रखनी है बच्चों, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, एंग्लो बोले तो बच्चों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, और मराठा एम्पायर इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर बच्चों वो वॉर है जो कि जिसके थ्रू जो है मराठा एम्पायर का बिल्कुल एंड हो जाता है, इंडिया के अंदर खत्म हो जाती है। ये लड़ा गया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग, तो इसको याद रखना है। इसके साथ क्या हुआ, मराठा एम्पायर जो है इंडिया से बिल्कुल खत्म हो गई, और जितनी भी टेरिटरी मराठा एम्पायर की होती थी वो सारी ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गई। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फोर्ट बिटवीन। बैटल ऑफ पानीपत 3 बैटल हुए हैं, फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था। इसमें पूछा है बच्चों सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फोर्ट बिटवीन। एक चीज मैं तुमको बताता हूँ, देखो तुमने पहली वीडियो देखी होगी, उसके अंदर मैंने तुमको तीनों बैटल के बारे में बताया था। ठीक है, अगर तुमने वो वीडियो केयरफुली देखी होगी और देखी होगी तो आपको आंसर वैसे ही पता चल जाएगा। तीनों बैटल्स के बारे में डिस्कस किया था। ये फायदा है PYQ सोल्व करने का। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, रिपीट होते हैं, बहुत सारी थीम्स रिपीट होती हैं। अब बैटल ऑफ पानीपत है, फर्स्ट नहीं पूछा तो सेकंड पूछ लेगा, सेकंड नहीं पूछा थर्ड पूछ लेगा। कौन से रूलर्स के बीच में हुआ वो पूछ सकता है, ईयर पूछ सकता है, कौन विक्टर हुआ ये पूछ सकता है। तो आपको एक पर्टिकुलर थीम, आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर अलग अलग थीम्स के साथ जो है PYQs की फॉर्म में यहाँ पर सोल्व करवाया जा रहा है। इसलिए वीडियो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ, जल्दी से बता दीजिए। बाबर एंड इब्राहिम लोधी, अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा एम्पायर, अकबर एंड राणा संगा। राणा संगा को बच्चों यहां से हटा देना। ठीक है, इसकी जगह पर लिखना हेमू। ठीक, और डी ऑप्शन है हैदर अली एंड ब्रिटिश। किसके बीच में हुआ? बहुत क्लियर है आंसर, सारे बच्चों को पता ही होगा, अकबर एंड हेमू के बीच में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। ठीक है बच्चों, कब हुआ? 1556 में ये बैटल ऑफ पानीपत हुआ, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं। अकबर की जो फोर्सेस थी बच्चों, उनको लीड कर रहे थे कौन? बैरम खान। ठीक है, बैरम खान इनकी फोर्सेस को लीड कर रहे थे। किसकी फोर्सेस को बच्चों? अकबर की फोर्सेस को। ठीक है, और ये जो हेमू है, इनका नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। इनकी फोर्सेस को कौन लीड कर रहे थे? इनकी फोर्सेस को लीड कर रहे थे बच्चों सूरी साहब, यानी शेरशाह सूरी जो थे, उनके ही एक आगे उनकी लीनिएज में से एक थे सूरी, वो इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, देखो कितनी बढ़िया चीज है देखने के हिसाब से, है ना। एक वो वाला इंडिया था,
रूलर का नाम है बच्चों हेमचंद्र विक्रमादित्य, मराठा एम्पायर के रूलर हैं, ठीक है। और इनके जो कमांडर है वो कमांडर कौन है, सूरी है। एक आज का इंडिया है तुम्हारे सामने और एक इंडिया उस टाइम का था। आप जो है दोनों इंडियाज को देख सकते हो। एक टाइम पर मराठा एम्पायर के ही रूलर को, फोर्सेस को कौन लीड कर रहा है, सूरी लीड कर रहा है, एक मुसलमान लीड कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया हमारा हमेशा ऐसा नहीं था, उसके लिए ठीक है जैसे भी है। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बच्चों अकबर और हेमू के बीच में हुआ। बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ बच्चों फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कब हुआ सर, 1526। कौन जीता सर, बाबर वॉज विक्टोरियस, बाबर जीता, ठीक है बच्चों। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ बच्चों थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ इन दोनों के बीच में। इसमें कौन जीता बच्चों, इसमें जीता अहमद शाह अब्दाली। क्लियर है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन फ्रॉम। 1857 का जो रिवोल्ट था वो कहां से शुरू हुआ। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, पिछली वीडियोस में अगर जाओगे तो आपको ये सवाल मिल जाएगा, रिवोल्ट ऑफ 1857 कहां से शुरू हुआ। मैंने तुमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी कहां से शुरू हुआ, किस वजह से शुरू हुआ, किस किसने कहां से लीड किया। आंसर बच्चों को, अधिकतर बच्चों को जो है पता होगा। आंसर है बच्चों ए, मेरठ से रिवोल्ट शुरू हुआ था, ठीक है। वहीं पर मैंने तुमको बताया था कि दिल्ली जो था इस रिवोल्ट का फाइनल सेंटर था, जहां से बहादुर शाह जफर ने इसको आगे लीड किया, है ना। बहादुर शाह जफर, ठीक है, इन्होंने आगे इस बैटल को लीड किया। ही वाज द लास्ट मुगल रूलर, ठीक है। लखनऊ से बच्चों इसको जो लीड कर रहे थे उसमें बेगम हजरत महल का नाम आता है, ठीक है, बेगम हजरत महल, ठीक है, इनका नाम आता है। और कानपुर से बच्चों तांतिया टोपे का नाम मैंने आपको बताया था, ठीक है। और नाना साहिब का नाम मैंने आपको बताया था, ठीक है। इन लोगों ने कानपुर से लीड किया था, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और इनके साथ बच्चों अजीमुल्ला एक नाम मैंने आपको बताया था। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने जो है अलग अलग जगह से इस रिवोल्ट को जो है लीड किया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, मेरठ से जो है शुरू हुआ था ये रिवोल्ट। ये सारी चीजें याद रखनी है। 1857 10 मई से शुरू हुआ था सर, ठीक है, 10 मई 1857 से ये शुरू हुआ था। ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, ठीक। कंप्यूटर महाशय अगला सवाल दिखाइए। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। देखो अभी जस्ट मैंने आपको पहले सवाल के अंदर बताया था, अगेन रिपीट हो गया। हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी जो है वो बच्चों किसने इंट्रोड्यूस की थी। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग, जेम्स मिल, और डी है वैरन हेस्टिंग। मैंने तुमको अभी जस्ट बताया एनालिसिस के अंदर कि लॉर्ड हेस्टिंग और ये वैरन हेस्टिंग अलग हैं। सवाल के अंदर यहाँ पर दो ऑप्शन है। अक्सर बच्चे 8th क्लास तक के बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। 8th क्लास के नहीं बच्चों, आगे जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको भी ये कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों ही लॉर्ड भी थे, दोनों ही गवर्नर जनरल भी थे, और दोनों को जो है नाम सेम है, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अब आप बच्चे 1 मिनट में जो है हवा की तरह इस सवाल को उड़ा ही दोगे, मेरे को इतनी उम्मीद तो है तुम लोगों से, है ना। तो आंसर बी हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। बाकी सारी चीजें इसके बारे में जो भी है हमने डिस्कस की हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है। तो जैसे महात्मा गांधी थे जो हर स्ट्रगल के अंदर सबसे आगे नजर आते थे, वैसे ही बच्चों एक थे फ्रंटियर गांधी जो हमेशा गांधी जी के साथ ही आप कह सकते हो पीछे नजर आते थे, ठीक है। तो गांधी जी की परछाई बनकर हमेशा गांधी जी के साथ रहते थे, दैट इज व्हाई ही इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। और नाम है बच्चों ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो जो इंडियन से या मुस्लिम से जो है सबूत मांगते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचा देना। अगला क्वेश्चन बच्चों 9, द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज बैन इन द ईयर। सती की जो प्रैक्टिस है वो किस ईयर में बैन हुई थी। तो बच्चों सती की प्रैक्टिस बैन हुई थी 1829 के अंदर। और इसके लिए जो सबसे बड़े स्ट्रगलर थे या जो सोशल रिफॉर्मर जिनकी वजह से ये हो पाया, उनका नाम था राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। तो किसने स्ट्रगल किया वो भी नाम याद रखना, कब बैन हुई वो भी याद रखना, दोनों चीजें जो है याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था। एक असेंबली बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड पहले भी सवाल आया, मैंने तुमको बताया था, ठीक है। 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आया, और कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू जो है बच्चों एक असेंबली बनाई गई, ठीक, एक असेंबली बनाई गई। और इस असेंबली का बच्चों मोटिव क्या था। इस असेंबली का मोटिव था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दैट इज व्हाई इस असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला गया, ठीक है। 1946 के अंदर बनी थी ये, याद रखना है। पहली मीटिंग इसकी कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
इसके प्रेसिडेंट का नाम आपको बताना है, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद साहब और महात्मा गांधी जी। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, हवा की तरह उड़ा दिया होगा आपने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। ठीक है, कंफ्यूजन का होगा सर, कंफ्यूजन होगा बी आर अम्बेडकर में, भीमराव अम्बेडकर। अक्सर लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से एक ही नाम याद रह पाता है, भीमराव अम्बेडकर साहब को। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर साहब जो है बच्चों, ही वॉज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इनके लिए आपको ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड ये नहीं थे, ही वॉज नॉट द प्रेसिडेंट, ही वॉज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना या मूवमेंट करना, इस चीज को क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी के जो है लास्ट चैप्टर से आपका सवाल है, ह्यूमन रिसोर्स से, बहुत आसान सवाल है सर। उसको बोलते हैं माइग्रेशन, यानी जब लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं उसको बच्चों क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, याद रखना। इमिग्रेशन क्या होता है सर? इमिग्रेशन बोलते हैं बच्चों जब हम किसी कंट्री के अंदर अराइव करते हैं, किसी नए कंट्री के अंदर हम जब जाते हैं तो हम उस कंट्री के लिए इमिग्रेंट बन जाते हैं, और जिस कंट्री से गए होते हैं, जिस कंट्री को पीछे छोड़कर गए होते हैं, उस कंट्री के लिए बच्चों हम बन जाते हैं एमिग्रेंट। क्लियर है? इमिग्रेंट में और एमिग्रेंट में कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जिस कंट्री से हम जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस कंट्री से जा रहे हैं तो इसके लिए हम एमिग्रेंट हो गए, और अगर हम इस कंट्री के अंदर पहुंचे हैं तो बच्चों इस कंट्री के लिए हम इमिग्रेंट हो गए। इमिग्रेंट यानी कोई इन हो रहा है, याद रखना, इमिग्रेंट इन होना, आई से। तो जो नई कंट्री के अंदर इन हो रहा है, आ रहा है बच्चों, दैट ही इज इमिग्रेंट। और एमिग्रेंट ई से याद रखना है, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एमिग्रेंट। जो कंट्री को छोड़कर गए वो एमिग्रेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ओनली -% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। कितने परसेंट ऑफ फ्रेश वाटर जो है अवेलेबल है और फिट फॉर ह्यूमन यूज है? ऑप्शन ए 0.3%, ऑप्शन बी 3%। मास्टर सिर्फ दो ही ऑप्शन दिखा रहे हो हमको। दो ऑप्शन बच्चों मैं आपके लिए यहां पर ऐड कर देता हूं, है ना, हमारे एडिटर साहब से रह गए होंगे। ऑप्शन सी है बच्चों 1%, और ऑप्शन डी है आपके लिए यहां पर 2%। ठीक है, अब आपके सामने चार ऑप्शन है, जल्दी से सवाल बता दीजिए। कितने परसेंट वाटर है जो फ्रेश वाटर है एंड ऑल्सो दैट इज फिट फॉर ह्यूमन यूज? ह्यूमन यूज के लिए वो परफेक्ट है, फिट है। 0.3%, 3%, 1% और 2%। बहुत क्लोज ऑप्शन है, जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए। आंसर मैं आपको क्लियर बता देता हूं, आंसर है 1% बच्चों। ठीक है, 3% बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चों को 3% लगता है ना, क्लास के अंदर एक दो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर 3% लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। 3% भी नहीं है, बल्कि अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट 2.7%। ये बच्चों फ्रेश वाटर है। अर्थ के ऊपर जो टोटल वाटर है उसका 2.7% हमारा फ्रेश वाटर है। लेकिन ये सारा पानी अवेलेबल भी नहीं है और फ्रेश फॉर ह्यूमन, ये फिट फॉर ह्यूमन भी नहीं है। ये 2.7% किसकी फॉर्म में है सर? ये आयरन शीट्स की फॉर्म में है और ग्लेशियर्स की फॉर्म में है ना, अंटार्कटिका में जो ग्लेशियर्स है उनकी फॉर्म में। ठीक, इस 3% में से बच्चों 70% जो वाटर है वो आयरन शीट्स और ग्लेशियर की फॉर्म में। तो बचा कितना? 30%, यानी सिर्फ 1%। ये पानी है जो हमारा फिट फॉर ड्रिंकिंग है और फ्रेश भी है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 30 दिया हुआ इंफॉर्मेशन है, आप चेक कर लेना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पेट्रोलियम इज रेफर्ड टू एज ब्लैक गोल्ड बिकॉज। जो हमारा पेट्रोलियम होता है बच्चों उसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, इट इज ब्लैक इन कलर, क्योंकि वो काला होता है। काला तो सर मेरा दोस्त भी है, लेकिन क्या मैं उसको ब्लैक गोल्ड बोल सकता हूं? नहीं भाई। इट इज येलो इन कलर, पीला होता है सर कलर में। इट इज वैल्यूएबल, या डी, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। तो बच्चों पेट्रोलियम की ज्वेलरी जिसके यहाँ भी बनती है वो हमारे यहाँ को पहुंचवा देना, एड्रेस में आपको बता दूंगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पेट्रोलियम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है, दैट इज व्हाई हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, आप अपने काले दोस्त को भी ब्लैक गोल्ड बोल सकते हो अगर वैल्यूएबल है। अगले सवाल की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स आर लोकेटेड नियर। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं वो किधर लोकेटेड होते हैं, हमको जो है वो बताना है। ए डेजर्ट, बी माउंटेन, सी ग्लेशियर और डी है बच्चों सी पोर्ट। खुद से देखो कितना आसान क्वेश्चन है ना। इंडस्ट्रियल रीजन्स का मतलब जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज बच्चों कहां पर जाकर जो है सेटअप होंगी या कहां पर जाकर अपना प्लांट लगाएंगी? डेजर्ट में जाकर लगाएंगी, है ना। रेत में खेलने का शौक है हमको, डेजर्ट हमारा आंसर नहीं होगा। बी बच्चों माउंटेन। माउंटेन में टोपोग्राफी कैसी होती है? बहुत ज्यादा रफ होती है, बहुत ज्यादा टेरेन होता है ना। तो आंसर हमारा बी भी नहीं होगा सर, ए भी नहीं होगा। ग्लेशियर्स में जाकर लगाएंगे सर,
बट अब पेंगुइन जो है वो ग्लेशियर की तरफ जा रहा है ना, इंडस्ट्रीज तो नहीं जाएंगी। वायरल रील आपने देखी होगी, तो ये भी हमारा जो है आंसर नहीं होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। सी पोर्ट, जहां पर भी सी पोर्ट होते हैं, जहां पर हमारा कोस्टल एरियाज होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहां पर जाकर अपना जो है प्लांट सेटअप करती है। सर क्यों करती हैं? क्योंकि इनको बच्चों एक्सपोर्ट करना होता है ना, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट दोनों करना होता है। इंपोर्ट रॉ मटेरियल करते हैं और एक्सपोर्ट ये फाइनल प्रोडक्ट करते हैं, दोनों जो है हैवी होते हैं। दैट इज वाई इनको सी पोर्ट की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ये अपना प्लांट कहां पर सेटअप करते हैं? नियर सी पोर्ट। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ। सेक्स रेशियो क्या होता है? फीमेल पर 1000 मेल, फीमेल पर 100 मेल, पर लाख मेल, या पर करोड़ मेल? कितनी फीमेल्स कितने मेल्स पर होती है, जिसको हम बच्चों सेक्स रेशियो बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेक्स रेशियो होता है किसी एक जगह पर, किसी एक कंट्री के अंदर जो है 1000 मेल्स पर, 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल बोर्न हो रही है, उसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। और ये पर 1000 पर जो है काउंट किया जाता है। बहुत आसान सा सवाल है। ऐसे सवालों को ना 3 सेकंड से 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाने एंट्रेंस के अंदर, 5 सेकंडों में एकदम उड़ा देना है। ठीक है, और यहां पढ़ने के बाद, न्यूरॉन एकेडमी में पढ़ने के बाद 3 सेकंड, मात्र 3 सेकंड के अंदर अगर सवाल नहीं हो रहा है तो बेटा चेक करने की जरूरत है ना, लाला मेहनत की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 16, सेकुलरिज्म इज रिलेटेड टू। सेकुलरिज्म किससे रिलेटेड है? कौन सा राइट है वो आपको बताना है। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट? इसमें से कौन सा है जो सेकुलरिज्म से रिलेटेड है? तो बच्चों सेकुलरिज्म होता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। स्टेट के बीच में और रिलीजन के बीच में जब सेपरेशन होता है, ऐसी कंडीशन को सेकुलरिज्म बोलते हैं। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको जो है याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेजर प्रोविजन है, बेसिक डॉक्ट्रिन के अंदर भी आता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं बच्चों, वो इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, है ना। 2 ऑप्शंस में बच्चों ऐड कर देता हूं, रह गया हूं मैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है बच्चों, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है बच्चों नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड नहीं किए जा सकते इमरजेंसी के टाइम पर भी, आपको बताना है। आंसर बच्चों इसका हो जाएगा फॉल्स। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो इमरजेंसी के अंदर जो है सस्पेंड किए जा सकते हैं। सिर्फ 2 फंडामेंटल राइट्स बच्चों ऐसे हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 20 और बच्चों आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, है ना। ये 2 फंडामेंटल राइट ने सिर्फ जो सस्पेंड नहीं किए जा सकते, बाकी सारे फंडामेंटल राइट बच्चों हमारे सस्पेंड हो सकते हैं। आर्टिकल 359 बच्चों हमारा बताता है कि कौन से जो है फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। आर्टिकल 359, ठीक है, ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है बच्चों। किसके पास है ये पावर? ये पावर है प्रेसिडेंट के पास, है ना। आर्टिकल 359 जो है वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि प्रेसिडेंट साहब जो है ही कैन स्टॉप और ही कैन अबॉलिश राइट टू मूव टू द कोर्ट टू इंप्लीमेंट फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। यानी इमरजेंसी के टाइम पर जब हमारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जाता है, तो प्रेसिडेंट साहब जो है वो किसी भी तरह से हमको कोर्ट जाने से रोक सकते हैं। कोर्ट जाने से रोकने का मतलब बच्चों यही है कि हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो जो सस्पेंड है वो किए जा सकते हैं, है ना। हमारे जो भी फंडामेंटल राइट है जब भी हमारे सस्पेंड होते हैं, वायलेट होते हैं, हम कहां पर जाते हैं? या तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, है ना। हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं बच्चों आर्टिकल 32 के अंदर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और यही जब हम बच्चों हाई कोर्ट जाते हैं तो ये आर्टिकल कौन सा होता है? 226 होता है, ठीक है। तो हमारे फंडामेंटल राइट अगर सस्पेंड होते हैं या वायलेट होते हैं, वायलेशन में तो हम जा सकते हैं, लेकिन अगर सस्पेंड होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, कंट्री के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, नेशनल इमरजेंसी लगती है बच्चों 356 के अंदर, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बच्चों आर्टिकल 359 के अंदर प्रेसिडेंट साहब जो है हमको राइट टू मूव कोर्ट रोक सकते हैं। ये इसका आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वाज फाउंडेड इन द ईयर। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है वो कब फाउंड हुई थी? बहुत हवा सा क्वेश्चन है, एकदम उड़ा देना। 1885, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक। किसने फाउंड की थी सर ये पार्टी? बच्चों फाउंडर थे इसके A.O. ह्यूम, इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। पहले प्रेसिडेंट साहब इसके कौन थे? W.C. बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 18। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा,
हु डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट, कौन डिसाइड करता है कि कोई एक पर्सन जो है वो गिल्टी है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन है आपके ए जज, बी एडवोकेट डिफेंस, सी पुलिस और डी है बच्चों पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सही आंसर इसका हो जाएगा ए, जज डिसाइड करता है कि कोई भी इंसान जो है वो गिल्टी है कि इनोसेंट है। ठीक है, एडवोकेट ऑफ डिफेंस जो होता है बच्चों, इसका काम क्या होता है, ये जिस भी क्लाइंट के लिए केस लड़ रहा होता है उसको डिफेंड करना होता है ना, ये क्लाइंट को डिफेंड करता है। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है बच्चों, जो स्टेट की तरफ से केस हैंडल करता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। और पुलिस का काम क्या होता है, पुलिस का काम होता है बच्चों इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। और क्या करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर लॉन्च करती है और इसके बाद बच्चों पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। ठीक है, चार्जशीट फाइल करने के बाद पुलिस का काम खत्म हो जाता है और यहां से शुरू होता है एडवोकेट का काम, शुरू होता है यहां से, और बच्चों उसके बाद जज का काम होता है, यानी बेसिकली कोर्ट इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो कौन डिसाइड करता है, जज डिसाइड करता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों आपके सामने ये रहा, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है। ऑप्शन ए लोकसभा के मेंबर्स, ऑप्शन बी लोकल बॉडीज, ऑप्शन सी लेजिस्लेटिव असेंबलीज या ऑप्शन डी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। कौन होता है जो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करता है। तो बच्चों मैंने जो है क्लास के अंदर भी ये बात डिस्कस की हुई है और वीडियो के अंदर भी हमने बात की थी। पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा होता है ना, और दूसरा राज्यसभा होता है। दोनों के अंदर इलेक्शन होता है। लोकसभा के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। सॉरी, डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना बच्चों। लोकसभा के अंदर जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, हम वोट डालते हैं। और राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, उसके अंदर हम जो है वोट नहीं डालते। तो सर फिर कौन वोट डालता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स होते हैं, यानी हर स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहां की जो विधानसभा होती है, उसके मेंबर्स मिलकर बच्चों किसको इलेक्ट करते हैं, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट करते हैं। क्लियर है। ये 20 सवाल बच्चों हमने जो है इस वीडियो के अंदर देखे हैं। हर वीडियो के अंदर मैं तुमको ये बताता चला रहा हूँ कि पीवाईक्यू सीरीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, और तुम अपनी आंखों से देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं, बहुत सारे थीम्स रिपीट कर रहे हैं। तो ये इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आने वाले 2026 का जो एंट्रेंस है इसमें भी रिपीट करने वाले हैं। अभी तक मैंने तुमको 4 वीडियोस जो है एसएससी की हमने देखी, 4 वीडियोस, आपको पता नहीं चला 4 वीडियोस का क्या इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस ये है, हर वीडियो के अंदर हमने 20-25 सवाल देखे, यानी लगभग 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी एसएसटी के हम जो है सोल्व कर चुके हैं। और हर सवाल के अंदर बच्चों 4 ऑप्शन देख रहे हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ 400 इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, 400 क्वेश्चन हम जो है 4 वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। इससे बाहर यार कहां से तुमसे सवाल जो है पूछ लिया जाएगा। वीडियोस के साथ बने रहो, अपनी तैयारी को खूब मेहनत के साथ करते रहो। ठीक है, बाकी आपके सामने टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत बार जो है बात हो चुकी है। 18 फुल लेंथ टेस्ट हैं, हर इंपोर्टेंट जो है सब्जेक्ट के बहुत सारे टेस्ट इसके अंदर हैं। तो टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर लो, प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगा न्यूरॉन एकेडमी का, वहां से जाकर आप रजिस्टर कर लेना। बाकी अपनी मेहनत को जो है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मेहनत के साथ और बहुत स्ट्रेटेजी के साथ अपनी मेहनत को करते रहिए। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है कि सर किस तरीके से जो है प्रेपरेशन करनी है, हमको समझ नहीं आ रहा है, एसएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा है, साइंस कहाँ से पढ़नी है, मैथ कहाँ से पढ़नी है, अगर ऐसा कोई भी इशू बच्चों आपको आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐसे इश्यूज को बता सकते हैं। यहाँ की जो भी डेडिकेटेड जो फैकल्टी है वो आपको पूरे का पूरा गाइड जो है, पूरा रोड मैप आपको समझा दिया जाएगा किस तरीके से तैयारी करनी है। और अगर आपको वीडियो चाहिए कि सर कोई स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो बना दीजिए, तैयारी कहाँ से करनी है, कौन से रिसोर्सेज को यूज करना है, अगर ऐसी भी कोई आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। बाकी जो है आप मेहनत करते रहिए। ठीक, एंट्रेंस एग्जाम की बच्चों एक खासियत होती है ना, एक लाइन होती है जो मेरिट लिस्ट होती है ना, आपको पता होगा मेरिट होती है। अगर बच्चों मेरिट के आप इधर हैं तो आप सिलेक्टेड हैं, और मेरिट के अगर आप इधर हैं तो आप जो है बच्चों फिर चाहे कितने ही मार्क्स हो, फिर चाहे कुछ भी हो, आपका लिस्ट के अंदर नाम नहीं आता है। ठीक है, तो मेहनत बच्चों ऐसे करनी है कि हम जो है मेरिट को क्रॉस करें और हमारा एडमिशन हो इंशाल्लाह। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे भी इस तरीके की वीडियो जो है आपके आती रहेंगी। अपनी तैयारी को बढ़िया करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा देते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर।